हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एचओएस ट्यूब पे। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रेम सागर शुक्ला, आई डिड बीएससी एंड एमएससी फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड करंटली परस्यूइंग पीएचडी इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी रुड़की। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टूडेंट्स डिस्कस करूंगा कि सीएसआईआर नेट फिजिक्स का सिलेबस, उसका पेपर पैटर्न, स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग, कट ऑफ और एलएस और जेआरएफ में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, और इंपॉर्टेंट टिप्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें स्टूडेंट्स। इससे स्टूडेंट्स आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले सिलेबस। तो स्टूडेंट्स सिलेबस में स्टूडेंट्स ये इसमें 3 पोर्शन में सिलेबस को आप बांट सकते हैं। पहला तो पार्ट ए और पार्ट बी और तीसरा पार्ट सी। तो स्टूडेंट पार्ट ए में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है स्टूडेंट्स। पूरा मैं इसमें तो मेन टॉपिक से डालूंगा, लेकिन उसमें पूरा ब्रॉड सिलेबस आपका, और जो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको मैं टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से उसे देख पाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। तो स्टूडेंट्स पार्ट बी में स्टूडेंट्स कोर फिजिक्स के 6 टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स पार्ट बी में है। स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस पे कितने मार्क्स आपको मिलते हैं और कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं अभी सिलेबस आपको बता रहा हूँ, तो सिलेबस पे ध्यान दें स्टूडेंट्स। इसके सब टॉपिक्स जो है पूरी डिटेल्स में, वो सब टॉपिक्स के साथ सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप टेलीग्राम लिंक के थ्रू वहां से जाके आप पूरे सिलेबस को देख सकते हैं, सब टॉपिक्स भी उसके। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने मेन टॉपिक्स लिखा हुआ है, क्योंकि इससे मैं आपको बता पाऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन सा बेहतर है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स वो इंपॉर्टेंट टिप्स में अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, देखेंगे पार्ट सी जो कि एडवांस पोर्शन है। तो स्टूडेंट इसमें आप देख सकते हैं ये 6 टॉपिक्स तो दोनों में कॉमन है। इसमें स्टूडेंट्स ये 3 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं जो कि सिर्फ एडवांस में ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इन टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ये काफी इजी टॉपिक्स हैं और इससे स्टूडेंट्स 5 मार्क क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बताऊंगा मार्किंग का, तो उसमें आप समझ पाएंगे कि इससे सिर्फ 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें देख सकते हैं आप मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स टोटल 9 टॉपिक्स फिजिक्स के हैं और एक टॉपिक आपका ऐड हो जाता है एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का। तो स्टूडेंट टोटल 10 टॉपिक्स होते हैं और इसमें स्टूडेंट जो सब टॉपिक्स हैं उसको डिटेल में आप देख सकते हैं टेलीग्राम लिंक से। तो स्टूडेंट्स लेकिन आपको यहाँ पे मेन जो टॉपिक्स हैं वो 10 टॉपिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसमें नंबर्स के मामले में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं आपके मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और स्टूडेंट्स अगर इजी टॉपिक्स पूछेंगे और उससे इजीली मार्क्स अगर गेन करना है आपको, तो ये 3 टॉपिक्स आप अच्छे से रिवाइज कर लें। इसमें स्टूडेंट्स फिक्स क्वेश्चंस आते ही हैं और वो काफी इजी भी होते हैं, जिसका सिलेबस भी ज्यादा नहीं है, तो इसे आप काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और कोर टॉपिक्स में आप 1 से 2 टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लें और अदर टॉपिक्स का सिलेबस अच्छे से स्टूडेंट्स आप कवर कर लें, जिससे इजी अगर क्वेश्चन आता है वो आपसे मिस ना हो, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स। और थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक्स काफी इजी है, इसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। खासकर थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन आपके लिए काफी इजी होगा, तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्टूडेंट्स ओपीएम और डायोड और ट्रांजिस्टर से आप अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर कभी कभी तो स्टूडेंट्स इसमें काफी टफ क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस छोड़ने भी होते हैं, वो मैं भी आप आगे बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने सिलेबस समझ गए होंगे आप। इसमें से आपका आएगा 30 मार्क्स, अभी मैं आपको बताऊंगा। मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो स्टूडेंट्स अभी मैं यहाँ पे आपको अगर बता दूं, इसमें से 30 मार्क्स, इसमें से आता है 70 मार्क्स और इसमें से स्टूडेंट जो एडवांस है उससे आता है आपका 100 मार्क का। तो स्टूडेंट्स इसका आप ध्यान रखें, बाकी आपको मैं अभी डिटेल में आगे बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे मैंने आपको पार्ट ए बताया था, तो स्टूडेंट्स उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, और हमें करने होते हैं 15 क्वेश्चन।
और एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2 मार्क का होता है। तो इस तरीके से हमारा मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाता है 30 मार्क्स। और स्टूडेंट जो पार्ट बी है उसमें स्टूडेंट 25 क्वेश्चन आते हैं, टोटल क्वेश्चन हमें करने होते हैं 20, और उसमें एक क्वेश्चन स्टूडेंट होता है 3.5 मार्क का। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन इसमें हमें कितने मार्क का होता है 3.5 मार्क्स, तो इसलिए हमारा ये आता है 70 मार्क का स्टूडेंट्स। तो रीजनिंग से 30 मार्क्स और स्टूडेंट्स कोर फिजिक्स से आपका 70 मार्क्स। और एडवांस का जो सिलेबस था स्टूडेंट्स उसमें स्टूडेंट्स हमारा आता है टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं और हमें 20 क्वेश्चंस उसमें से करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, इसलिए स्टूडेंट्स इसका टोटल 100 नंबर्स का यहाँ से आपका पेपर करना होता है। तो कंट्रीब्यूशन आपको पता चल गया होगा कि पार्ट ए से 30, पार्ट बी से 70 और पार्ट सी से 100 मार्क्स के क्वेश्चन हमें करने होते हैं। और आते तो हैं स्टूडेंट्स टोटल 277.5 मार्क्स से नियर अबाउट। सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो टोटल जो नंबर होता है वो 277.5 में आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है स्टूडेंट्स। तो आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं स्टूडेंट्स 75 क्वेश्चन होते हैं, तो और हमें करना कितना होता है 55, क्योंकि हमें पार्ट ए में 15 क्वेश्चन, पार्ट बी में 20 और पार्ट सी में भी 20 क्वेश्चन करना होता है। तो हमें टोटल 55 क्वेश्चन करने होते हैं 75 में। और स्टूडेंट्स हमें अगर मार्क के हिसाब से मैं बताऊं तो 277.5 में 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। और स्टूडेंट इसमें आप ये ध्यान रखें कि जितना मैक्सिमम लिमिट है उससे उतना ही आपको करना है। अगर आपको मान लीजिए 20 क्वेश्चन दिया और आपने 16 कर दिया तो फर्स्ट जो आपने 15 लगाया हुआ वो काउंट होगा और 16 आपका काउंट नहीं होगा स्टूडेंट्स, इसका आप ध्यान रखें। तो इसलिए स्टूडेंट्स ज्यादा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं होगा। जो मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं उतना ही आप अटेम्प्ट करें, उससे ज्यादा अटेम्प्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, हमने पेपर पैटर्न देख लिया, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होती है स्टूडेंट्स, कितनी होती है नेगेटिव मार्किंग पेपर में। तो स्टूडेंट्स पार्ट ए में जो क्वेश्चन पे मार्क्स असाइन होता है वो 2 मार्क का होता है, आप जानते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पे स्टूडेंट जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.5 मार्क की होती है। तो पार्ट ए में अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें आपको 0.5 मार्क्स आपका रिड्यूस होगा, और अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आप 2 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 0.5, तो 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर आप क्वेश्चन पार्ट बी में स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन को सही करते हैं तो एक क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का होता है स्टूडेंट। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.875 मार्क्स की होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप ध्यान दें कि 3.5 मार्क्स आपको मिलेंगे करेक्ट होने पे और 0.875 मार्क्स आपका रिड्यूस होगा गलत होने पे। तो नेगेटिव मार्किंग 0.875 मार्क्स की है यहाँ पे स्टूडेंट। पार्ट सी में जैसे ही आपको मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं पार्ट सी में स्टूडेंट एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग इसलिए यहाँ पे ज्यादा है 1.25 मार्क्स की। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हमारे मार्क्स असाइन है और किस तरीके से उसमें से नेगेटिव मार्किंग होती है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कट ऑफ, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स इसके लिए परेशान होते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको डिटेल में हर ईयर का तो कट ऑफ नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट एक एवरेज बता दूं कि लेक्चररशिप के लिए, अभी मैं लेक्चररशिप और जेआरएफ के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स लेक्चररशिप के लिए जो कट ऑफ जाती है वो होती है 85 से 100 मार्क के बीच में, और जो जेआरएफ के लिए कट ऑफ जाती है होती है 95 से 110 मार्क्स के बीच में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं 200 में से ये मार्क्स हैं। 200 में से अगर आप 85 से 100 के बीच लाते हैं तो आप एलएस के लिए सेफ हैं, और अगर स्टूडेंट्स आप 95 से 110 के बीच लाते हैं तो आप जेआरएफ के लिए सेफ हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जनरली कभी कभी कट ऑफ 75 के प्रॉक्स भी गई हुई है एलएस के लिए और 80 के प्रॉक्स गई है जेआरएफ के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स जैसा एनटीए जब से एग्जाम करा रहा है तो स्टूडेंट्स पेपर टफ नहीं था ज्यादा, पेपर थोड़ा सिंपल था, तो इसलिए स्टूडेंट्स कट ऑफ काफी हाई जा रही है। तो इसलिए मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको अप्रॉक्स थोड़ा एवरेज में इंक्रीज करके बताया है कट ऑफ, क्योंकि हो सकता है इसी तरीके की कट ऑफ आगे जाए तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स कट ऑफ को मैक्सिमम कंसीडर करके चलना ही बेहतर होता है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूंगा आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करें, कभी भी कट ऑफ के बाउंड्री पे ना सोचें। तो स्टूडेंट्स तो आपको पता चल गया होगा कट ऑफ एलएस के लिए 85 से 100 मार्क्स के बीच में और जेआरएफ के लिए 95 से 110 मार्क्स के बीच में स्टूडेंट्स। और आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप 120-130 के नियर अबाउट मार्क्स अगर लाते हैं तो आपकी रैंक काफी अच्छी रहेगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एलएस और जेआरएफ में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स। एलएस लेक्चररशिप के लिए है और जेआरएफ जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स पहले तो ये है कि अगर आपकी एज 28 ईयर से कम है तो आप एक ही साथ आपका एलएस प्लस जेआरएफ हो जाएगा।
अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो LS उसमें इंक्लूडेड होता है। अगर आप JRF हो रहे हैं तो LS उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपकी एज 28 ईयर से ज्यादा हो जाती है तो आपको सिर्फ LS का मौका मिलेगा, आपको JRF का मौका नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट जनरल में 28 ईयर्स के लिए ही ये वैलिड है, JRF की एज लिमिट 28 ईयर है। तो उसमें एज बाउंडेशन है पहले JRF में, और LS के लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं है, उसके लिए काफी टाइम होता है स्टूडेंट्स। और LS अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, मान लीजिए आपका एज 28 के अंदर ही है और LS आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपको LS मिलेगा। और 28 के अंदर है आप, अगर आपका मार्क्स JRF के कट ऑफ से ज्यादा है तो आपको JRF और LS दोनों साथ मिल जाएगा। तो आपको JRF हो जाता है अगर, तो समझ लीजिए आपका LS भी है और JRF भी है, दोनों साथ में कंसीडर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट LS से क्या कर सकते हैं आप, डिफरेंट स्टेट्स में आप फिजिक्स के लिए लेक्चरर पोस्ट पे आपका जो पोस्ट निकलती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और लेक्चरर बन सकते हैं। अगर आप PhD अप्लाई करते हैं तो अगर आप LS हैं तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी मैक्सिमम जगहों पे। तो इससे स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स का सिर्फ LS होता है तो उनको प्रॉब्लम ये हो जाती है, अगर उन्हें PhD करनी है तो वो अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनको फेलोशिप नहीं मिलती और उन्हें शॉर्ट लिस्ट भी नहीं किया जाता मैक्सिमम जगह पे IITs और NITs में। और यूनिवर्सिटीज में भी स्टूडेंट्स फेलोशिप इजीली नहीं मिलती जहां तक मुझे पता है। तो स्टूडेंट्स JRF करना, अगर आपको PhD करनी है तो आपको JRF करना मस्ट है, आपका JRF होना चाहिए, तभी आपको हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं और इससे इजीली आपको PhD मिल सकती है और आपको फेलोशिप भी मिलेगी। तो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट्स MSc में होते हैं वो कोशिश यही करते हैं कि उनका JRF हो जाए, जिससे कि उसी उनका एक ही साथ में LS भी हो जाता है और JRF भी हो जाता है, JRF में ही LS कंसिडर हो जाता है। स्टूडेंट्स एज लिमिट्स की प्रॉब्लम है और स्टूडेंट्स कट ऑफ की प्रॉब्लम है, मार्क लाने की प्रॉब्लम है। कभी कभी अगर आपका कम मार्क्स आता है, सही है आपकी 28 के अंदर ही एज है, कम मार्क्स आता है तो हो सकता है आपका LS ही हो, आपका JRF ना हो। और स्टूडेंट दूसरा ये है कि अगर आपका कितने भी मार्क्स आते हैं और अगर आप जनरल हैं और 28 के एबव हैं तो आपका LS होगा क्योंकि आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और स्टूडेंट जो मैंने आपको एक बात बताया कि आप LS कर लेते हैं तो स्टेट्स के लेक्चरर के लिए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन आपको फेलोशिप नहीं मिलती है PhD में। तो स्टूडेंट JRF काफी बेनिफिट है इसमें, क्योंकि इसमें आपको LS इंक्लूडेड मिलता है, आपको फेलोशिप मिलते हैं, आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। तो कोशिश करें स्टूडेंट्स, अगर आपकी एज 28 ईयर से कम हो तभी आप JRF कर लें, जिससे कि आपको अगर आप PhD करनी है तो आप PhD में फिर विद फेलोशिप आप PhD कर सकते हैं और आप लेक्चरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट सिलेबस, पेपर पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग और कट ऑफ और LS और JRF में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता दूं जो कि स्टूडेंट्स आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि पार्ट ए में रीजनिंग था, पार्ट बी में आपका कोर फिजिक्स था और पार्ट सी में आपका एडवांस फिजिक्स था। तो स्टूडेंट्स रीजनिंग में भी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्योंकि 30 मार्क्स का आता है, 70 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का और कट ऑफ आपकी 100 प्लस मान लीजिए है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी 30 मार्क्स आ रहे हैं आपके, ये बहुत इजी होते हैं। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स रह चुके हैं पहले भी, तो आपके लिए रीजनिंग काफी इजी पड़ती है। तो स्टूडेंट यहाँ से भी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कोर सब्जेक्ट्स में मार्क्स के लिए आप 6 यूनिट्स थी, उसमें आपने देखा मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। तो स्टूडेंट ये 6 टॉपिक्स आपको कोर में पढ़ने होते हैं, तो आपका 70 मार्क्स का आता है ये। तो उसमें से स्टूडेंट्स आपको सिलेक्टेड टॉपिक बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं जिससे आप मार्क्स गेन कर सकें, और कुछ टॉपिक्स आप इजी पढ़ सकते हैं जिससे अगर इजी क्वेश्चन आए तो ना छूटे, लेकिन बहुत टफ आएगा तो कुछ क्वेश्चन आप नॉन डिलेबल भी क्वेश्चन होते हैं। तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट आपको बात बताना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन नॉन डिलेबल होते हैं जो कि हमें छोड़ने होते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स वहां पर मैंने आपको बताया कि 20 में से 15 करने होते हैं ए पोर्शन में जो कि रीजनिंग का है, और बी में जो आपका पार्ट बी है कोर फिजिक्स का, उसमें 25 में से 20 करने होते हैं, और जो आपका सी है उसमें 30 में से 20 करने होते हैं। तो इसमें नॉन डिलेबल क्वेश्चंस तो कुछ कुछ होते हैं, तो उसमें आप अपने टाइम्स को ना वेस्ट करें। कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जिसे, तो उसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें, उससे आप स्कोर कर सकते हैं मार्क्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको 277.5 में 100 प्लस मार्क्स लाने हैं। तो स्टूडेंट ये आपके लिए काफी इजी होगा अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को रिवाइज करके अच्छे से पढ़ते हैं, कंपेयर टू आप सारे सिलेबस को सिर्फ बार बार थोड़ा थोड़ा पढ़ के छोड़ते हैं, तो उससे आपको काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक्स पे काफी फोकस करें, जैसे कि आपका एटॉमिक है, न्यूक्लियर है, कंडेंस मैटर फिजिक्स है। ये 3 टॉपिक्स सिर्फ एडवांस में है। अगर आपने इन सिलेबस को खत्म कर लिया तो सिर्फ एडवांस में आपका वहीं पे वो पोर्शन खत्म हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ 6 टॉपिक्स होंगे और प्लस एक रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला टॉपिक होगा, तो 7 टॉपिक बस आपको इसमें देखने होंगे। तो आप कोशिश ये करें कि आप इन 3 टॉपिक्स को पहले खत्म कर लें,
एटॉमिक, न्यूक्लियर और सॉलिड स्टेट फिजिक्स को। उसके बाद स्टूडेंट्स आप मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ सकते हैं, ये काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्लासिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल। तो स्टूडेंट ये 6 टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप काफी हद तक सेलेक्ट होने के चांसेस आपके हो जाएंगे। स्टूडेंट वेटेज तो इनका कम है, लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़ा डी लेवल आते हैं जो आप इजीली डील कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं बनते हैं इससे क्वेश्चन। लेकिन आप कोशिश करें जो कोर मेन टॉपिक्स, जो 4 मेन टॉपिक्स हैं उसको आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बी पोर्शन में भी आता है और सी पोर्शन में भी आता है। यहाँ पे स्टूडेंट 3.5 मार्क्स का आता है, यहाँ पे 5 मार्क्स का आता है। तो ये दोनों पोर्शन बी सी में काफी हायर मार्क के क्वेश्चन आते हैं, और खासकर सी में तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा तैयार करने की कोशिश करें, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल फिजिक्स आपका कोर में आ गया, क्लासिकल मैकेनिक्स भी आ गया, क्वांटम मैकेनिक्स भी आ गया और ईएमटी। तो स्टूडेंट इसमें से अगर आप 2 या 3 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो स्टूडेंट इससे काफी वेटेज रहता है पेपर में। मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स तो इजी पोर्शन है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर अगर कर लेते हैं तो आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इजी क्वेश्चंस आपसे ना मिस हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरी। और ये क्वेश्चन तो भी काफी ज्यादा वेटेज में आते हैं एग्जाम में, तो इनका भी आपको एक बार अच्छे से सिलेबस कवर कर लेना चाहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स आप सिलेबस कवर कर लें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और इससे आपको पता भी चलेगा कि डिफिकल्टी किन क्वेश्चंस में है और किन को कौन से पोर्शन से क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप पिक करके अपनी तैयारी को भी उस डायरेक्शन में आप अच्छे से कर सकते हैं कि कहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं और कहाँ से आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को, तो ये आप अच्छे से वहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं और मॉक टेस्ट अगर हो सके तो जरूर दें। और स्टूडेंट्स आपके प्रैक्टिस में होने चाहिए, काफी फॉर्मूले हैं, काफी लंबा सिलेबस है इसका, तो आपको अच्छे से फॉर्मूले कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए और थ्योरेटिकल चीजें भी आपको मेमोराइज होनी चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स पे आप ध्यान दें जो कि मैंने आपको अभी बताया। एग्जाम में बैठे तो आप सिलेबस जरूर आपका रिवाइज होना चाहिए पूरा, और आपने प्रीवियस ईयर जरूर लगा लेने चाहिए, इससे आपको काफी हेल्प मिलती है एग्जाम में स्टूडेंट्स। और जो स्टूडेंट्स 1-2 बार एग्जाम्स दे चुके हैं उन्हें तो काफी आइडिया होगा, तो स्टूडेंट्स वो भी जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको चॉइस करनी चाहिए, आपको एप्टीट्यूड्स में भी आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, और न्यूक्लियर एटॉमिक्स, सॉलिड्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स से भी आप काफी मार्क्स गेन कर सकते हैं, 6 टॉपिक्स। और स्टूडेंट्स उसके बाद आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स बचा है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से भी आप कोशिश कर सकते हैं कि इजी टॉपिक से भी, जो कुछ टॉपिक्स फिक्स हैं उसमें से जिससे क्वेश्चन आते हैं, तो वो टॉपिक्स जो जरूर देख लें, जिससे अगर उससे क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन मिस ना हो। क्योंकि हो सकता है आपने उस टॉपिक्स के वो पोर्शन पढ़े और आपका क्वेश्चन आ गया, तो आपके लिए टफ टॉपिक्स के भी क्वेश्चन इजी हो जाएंगे और आप वो कर लेंगे, तो आप काफी अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे स्टूडेंट्स। मेरी बात समझ आई होगी, पेपर पैटर्न, कट ऑफ, नेगेटिव मार्किंग और किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, और एलएस और जेआरएफ में किस तरीके का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट कोशिश करिए कि आपका जेआरएफ हो जाए और आप अच्छी जगह पे पीएचडी में एनरोल हो जाए। अगर आप पीएचडी के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं तो आप जेआरएफ जरूर कर लें स्टूडेंट्स, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, आप एलएस में भी एलिजिबल होंगे और आपको फेलोशिप भी मिलेगी स्टूडेंट्स, पीएचडी भी आप इजीली कर पाएंगे स्टूडेंट्स। और क्योंकि स्टूडेंट जब से आपका स्टाइफन बढ़ा है गेट में, एमएचआरडी ने काफी सीटें कम आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ आईआईटी वगैरह में भी काफी सीटें कम थी, इसलिए जेआरएफ पे काफी फोकस करें। जिससे अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आप यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज हर जगह के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और आपका जल्दी ही पीएचडी में एनरोल हो जाएंगे और फास्टली अपनी पीएचडी खत्म कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स को भी काफी हेल्प मिले जो अभी CCIR नेट फिजिक्स एग्जाम देने वाले हैं, उनको काफी हेल्प मिले और वो एग्जाम में अच्छा कर पाए स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।